एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान और वक्त है बड़ी बहस का। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या एक साल में देश का भरोसा बढ़ा है मोदी सरकार में। आपको बता दें कि आज ही के दिन 16 मई को चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ था। आज का दिन बहुत खास है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 16 मई के दिन को याद करते हुए कहा कि पिछले एक साल के दौरान लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ा है, लेकिन विपक्ष की राय कुछ और है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक साल पहले की रिपोर्ट है ये, 16 मई 2014 की। तब एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि चुनाव नतीजे में बीजेपी स्पष्ट बहुमत ले रही है और लगातार 10 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस 50 सीट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही। हार्दिक अभिनंदन करें। 16 मई 2014 को चुनाव नतीजे के ऐलान के साथ ही तय हो गया था कि अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। एक साल पहले के उसी लम्हे को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि 16 मई यादगार दिन है। इस दिन से बड़ी यादें जुड़ी हैं। सरकार में देश का भरोसा बढ़ा है, दुनिया की हमसे उम्मीदें बढ़ी हैं। हमारी तरक्की की रफ्तार पिछले सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसका श्रेय भारत की जनता को जाता है। सभी देशवासियों को बधाई, बीजेपी के मेरे साथियों को भी बधाई। 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। पीएम मोदी की माने तो एक साल पहले से देश के दुख भरे दिन खत्म होना शुरू हो गए हैं और दुनिया भी भारत को नई नजर से देख रही है। एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको सम्मान से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? प्रधानमंत्री अपनी सरकार के एक साल के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास उनकी सरकार में बढ़ा है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की राय कुछ और है। इससे शायद निकम्मी और बेकार सरकार पिछले 67 वर्ष में और कोई नहीं हुई होगी। और ये देश का दुर्भाग्य है कि अगले 4 वर्ष उनको इस सरकार को ढोना पड़ेगा। और कुछ अहम सवाल भी हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि एक साल में मोदी सरकार पर क्या देश का भरोसा बढ़ा है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। एक साल में क्या महंगाई घटी है, क्या नौकरी बढ़ी है, क्योंकि इसका वादा किया गया था और ये आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। क्या कांग्रेस ने सरकार को काम करने से रोका है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, दोपहर के सामना के संपादक हैं। हमारे साथ अखिलेश सिंह मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद है, राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक हमारे साथ हैं, कंचन गुप्ता और डॉक्टर फौद हलीम लेफ्ट के नेता हैं, विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। सबसे पहले नलिन, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का भरोसा बढ़ा है, सरकार में भरोसा बढ़ा है, लेकिन आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर आपकी सरकार ने कितना काम किया? क्या महंगाई घटी है, क्या नौकरियां बढ़ी हैं? पहली बात है, जितना मनीष तिवारी जी ने बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। थोड़ी सी विफलता हुई उनकी, हारे हैं चुनाव और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेके हो सकता है वो हिल गए हैं, तो इसीलिए इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो आपका प्रश्न है जी। पहली बात है कि क्या सरकार में विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि सरकार चलती है इकबाल और रुतबे से। हाँ, कोई एक साल में एलिगेशन भी है करप्शन का या घोटाले का? नहीं। तो क्या सरकार की दिशा एक बन गई है देश हित में, देश बढ़ रहा है आगे? हाँ। क्या हर चीज दिख रहा है जो काम किए जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो दिक्कतें हैं, काफी लंबे समय से बनी हुई दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने में लगे। अब एक एक करके चलते हैं। महंगाई प्रश्न, मुझे अखिलेश बैठे हैं तो शुरू अखिलेश जी कहेंगे पेट्रोल।
पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जो पहले थे उससे कम है। दर रेट जो है वो गिर रहे हैं। -2.73% हो गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो नॉर्मल फूड इन्फ्लेशन है वो 4-4.5 पे है। ग्रोथ रेट जो है वो 6.5, 7, डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेशन बढ़ी है। अगले साल और बढ़ेगी। कई लोग मानते हैं चीन से ज्यादा होगा। क्या निर्णय हो रहे हैं? आज न्यूज़पेपर में छपा है 1 लाख करोड़ के जो ऑर्डर्स पेंडिंग थे डिफेंस के, नए ऑर्डर्स के साथ उन पे निर्णय हो गए हैं। तो ये निर्णयहीन सरकार नहीं है, दिशाहीन सरकार नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में 2 वाक्य, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 करोड़ अकाउंट और उसके साथ में जीवन बीमा, सुरक्षा एक्सीडेंट का और पेंशन, ये आज तक इस देश में सोचा ही नहीं गया कि किया जाना चाहिए गरीबों के लिए। तो ये तमाम पुरानी योजना है, ये तमाम कदम आपने उठाए हैं। विजय का कहना कि पेंशन जो है वो पुरानी योजना है, उसको लेकिन क्रियान्वित आपने किया, आगे बढ़ाया। नहीं, पिछली सरकार ने भी 1000 रुपया किया था। कम बोल रहा हूं। ठीक है अखिलेश जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल कि मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इससे निकम्मी सरकार उन्होंने नहीं देखी। आपकी सरकार जब थी तो आखिर में उसके ऊपर क्या इल्जाम लग रहा था कि काम नहीं हो रहे हैं, फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, अहम फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। अभी 1 साल हुआ है सरकार को और आप कह रहे हैं निकम्मी सरकार है, इससे ज्यादा निकम्मी कोई सरकार आज तक देखी नहीं गई है। अड़चन क्या सबसे ज्यादा आप पैदा कर रहे हैं, कोई काम हो उसके रास्ते में? देखिए, ये जो विषय आपने चुना है इसके लिए कई घंटे का समय चाहिए होता है। लेकिन सबसे पहले मैं बकौल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला दिवस पे आप सभी को मैं बधाई देता हूं कि आज 1 साल पूरा हो रहा है जुमले वाली सरकार का। अब एक एक करके गिनाता हूं क्या कहा था इन्होंने। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद है। पॉलिटिक्स में क्राइम विहीन, 1 साल के अंदर सारे दागियों पे फैसला सुनवा देंगे, सब जेल जाएंगे, विधायक सांसद किसी को नहीं छोड़ेंगे। 1/3 से ज्यादा कैबिनेट में हार्डकोर क्रिमिनल। कहा था सबका साथ सबका विश्वास। जीतते ही अपने ही शिवसेना के साथ क्या किया और अपने एनडीए के साथ क्या किया और अपने समाज जिन जिन लोगों ने वोट दिया था उसके साथ क्या किया। राष्ट्रभक्ति, जो सुविधा के ये राष्ट्रभक्त हैं, जो 20 साल में जितने सीज फायर वायलेशन नहीं हुए हैं, इनके कार्यकाल में 635 हो चुके हैं। ये ठीक है जी। राष्ट्रीयता पाकिस्तान के साथ और कश्मीर में ऐसी सरकार के साथ जो जिस तरह से बोलते हैं अलगाववादियों को साथ लेकर के, और जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसको ये ऊल जरूर बोलते थे, उसी के साथ सरकार बना रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के आतंकवादियों और उन आतंकवादियों को पाकिस्तान को अखिलेश जी 3 चीजों को लेकर सरकार आई थी पिछली बार। क्या 3 चीजें थी अखिलेश जी। आप 3 चीजों पर अगर ध्यान दें तो मुझे लगता बेहतर होगा। पिछली सरकार, ये मोदी सरकार महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, रोजगार लाएंगे। इन 3 बिंदुओं पर आप इस सरकार को कितना खराब, कितना आप देखते हैं कि कितनी कहीं नहीं। 1 मिनट सुनिए, देखिए महंगाई कहीं कम नहीं है। सुनिए, बेक करके गिना रहा हूं, समय नहीं। महंगाई कहीं कम नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूं, महंगाई कहीं कम नहीं है। रोजगार एक आदमी को नहीं मिला। हिंदुस्तान में हर फील्ड में प्रोडक्शन घटा है, रेवेन्यू कलेक्शन घटा है, सिर्फ गौ मांस का निर्यात बढ़ा है। ये उपलब्धि जरूर मैं देता हूं माननीय मोदी जी को, बीजेपी को। ठीक है, किसी भी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो, सबसे बड़ा मानक है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है। और करप्शन की बात, अखिलेश जी का कहना कि ये 3 जो वादे थे उस पर खरी नहीं उतरी है सरकार को लेके, और उनके मापदंड हमारे पास नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपके दर्द को भी ज्यादा समझ रहे हैं बहुत अखिलेश जी। मैंने कहा कि 2-3 घंटे की बात करा दी। ठीक है, बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में ना। प्रेम शुक्ला जी, आपके दर्द को भी बहुत समझ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो 3 मुद्दे हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस पर सरकार खरी नहीं उतरी। वही तो, भ्रष्टाचार में हम बिल्कुल इनके साथ मुकाबला नहीं कर पाते, या बहुत आगे। हम तो आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश सिंह जी कृपया कोई आरोप लगाए अगर उनके पास हो। भी अखिलेश सिंह जी ने अपने बयान के दौरान कहा कि इस कैबिनेट में 1/3 हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। हार्डकोर क्रिमिनल का मतलब भी समझते हैं क्या वो? और हार्डकोर क्रिमिनल कौन है? कृपया एक भी नाम हो इस मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस सदस्य का नाम बताएं
जो इनकी दृष्टि में हार्डकोर क्रिमिनल है। और हार्डकोर क्रिमिनल कहने के बावजूद मंत्रिपरिषद पे कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा है इनकी भाषावली पर, यह बहुत आपत्तिजनक है। इनकी भाषावली जो है उसको सुधारने और केंद्रीय कैबिनेट, क्योंकि भारत सरकार हमारी तमाम जनता की प्रतिनिधि है और सारे लोगों को हार्डकोर क्रिमिनल कह रहे हैं, तो मेरी इनसे अपेक्षा है कि ये क्षमा मांगे या फिर जो है आरोपी हैं कहीं नहीं, पर आप एक तिहाई लोगों को कह रहे हैं के आरोपी हैं। हार्डकोर क्रिमिनल वर्ड का यूज किया। अगर आप सूची आपने हार्डकोर क्रिमिनल वर्ड का यूज किया। अखिलेश सिंह जी, या तो आप सबूत दें या माफी मांगे, या तो आप सबूत दें या माफी मांगे। एक तिहाई क्रिमिनल्स हैं, उसमें अनेकों हार्डकोर क्रिमिनल्स, एक तिहाई क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर उसमें अनेकों हार्डकोर हो सकता है इनको हार्डकोर क्रिमिनल शब्द का अर्थ न ज्ञात हो। हार्डकोर क्रिमिनल आपको क्रिमिनल अपने शब्द वापस ले लीजिए ना अखिलेश जी, आपने कहा मंत्रिमंडल में एक तिहाई लोग हैं। वो कृपया बताएं। क्रिमिनल और हार्डकोर में आज आपको फर्क दिख रहा है। हार्डकोर क्रिमिनल आज आपको, हाँ जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज आपको माध्यम है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बहस के आगे भी मुद्दे हैं। हम विषय से भटक रहे हैं सर, विषय से भटक रहे हैं, मुद्दे पर आते हैं। हाँ चलिए ठीक है, वो नहीं, ये विषय नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं, इनको माफी मांगना चाहिए। में फर्क नजर आ रहा है। ये इस तरह का अलग आरोप लगाएंगे। भाई इन्होंने आरोप लगाया, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। सर चर्चा पे रहते हैं ना, क्योंकि बाकी लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा बात करने का। अहम मुद्दा है आज देश के सामने। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कृपया बताएं हार्डकोर क्रिमिनल कौन है? आपने जवाब दे दिया ना, और अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया उस पर आपका जवाब कौन दे हार्डकोर दिया। क्रिमिनल नाम बताइए ना। पहले ये बताइए क्रिमिनल है कि नहीं है। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। मैं बाकी लोगों को चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, क्राइम पे अक्यूज हो सकता है, क्रिमिनल कोई नहीं है। नहीं तो क्राइम के अक्यूज हैं आपके मंत्रिमंडल में। आप कृपया साबित कीजिए। अच्छा शब्द पकड़ के मत बैठिए शुक्ला जी, चलिए आगे प्रेम चलते शुक्ला हैं। जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, कि इनकी दृष्टिकोण में ओसामा बिन लादेन क्या है? प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं चाहते कि सरकार की उपलब्धियों की बात हो आज के दिन। प्रेम शुक्ला जी, आपने कर दिया आपत्ति ना उस शब्द पर। हम सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं ना, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। राकेश सिन्हा जी, सवाल उठ रहे हैं जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर क्या लोगों को भरोसा बढ़ा है सरकार में कि ये तमाम जो जरूरतें हैं आम आदमी की वो पूरी होंगी? उससे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जो बात मैं देख रहा हूं मोदी सरकार के 1 साल में, 3 बातें मैं देख रहा हूं। पहली बात कि पहली बार कोई सरकार एक ऐसी आर्थिक नीति अपना रही है जिसका उद्देश्य है वेल्थ क्रिएशन। अब तक की सरकार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती थी, यह सरकार वेल्थ क्रिएशन की बात कर रही है। यदि आप 40% लोग जो गरीबी रेखा से लगभग नीचे हैं, बल्कि मैं कहूंगा ये डाटा ज्यादा भी जा सकता है, उनको ऊपर करना है तो देश में वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा। जो वेल्थ है उसके आधार पर आप गरीबों की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये सरकार उस दिशा में जा रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वैश्वीकरण तो एक रियलिटी है, एक यथार्थ है। अब तक हम वैश्वीकरण के द्वारा शोषित हो रहे थे। पहली बार सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई है कि वैश्वीकरण का हम दोहन कर रहे हैं, जो दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पर्यटन करने नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आज विश्व को संदेश देना चाह रहे हैं कि हम और आप, हमारी कमी पूंजी की है और आपकी कमी पूंजी के एक आलस्य का है। आप आलस्य तोड़िए, हमारे यहाँ पूंजी लगाइए, हमारी शर्तों पर पूंजी लगे और हम उसका लाभ उठाएं। एक जो जॉइंट वेंचर होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अखिलेश जी के लिए संदेश है, कि इस देश में जो बौद्धिक प्रदूषण फैलाने का काम किया था, हिंदू आतंकवाद शब्द से लेकर गढ़ने से लेकर इन एनजीओ के मार्फत से, विदेशी पैसों के मार्फत से, उस बौद्धिक प्रदूषण को समाप्त करके इस सरकार ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश दिया, जो चीन से लेकर जापान तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दिखाई पड़ रहा है। और इस देश में एक राष्ट्रवाद, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का हूं, इसका एक यथार्थ दिखाई पड़ रहा है। यदि विपक्ष को इसका दिखाई नहीं पड़ रहा, राकेश सिन्हा जी, इससे पहले लोग इसमें बिल्कुल गर्व नहीं महसूस करते थे कि मैं भारत से हूं। इससे पहले ऐसा था कि लोग महसूस नहीं करते थे कोई गर्व कि मैं भारत से हूं, मैं भारतीय हूं। गर्व मैंने क्या कहा?
आपने ठीक सवाल उठाया, लोग महसूस करते थे, लेकिन बौद्धिक प्रदूषण इतना था। आप देखिए यूपीए सरकार में डिबेट का विषय क्या था? बौद्धिक प्रदूषण देश में था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्धिक प्रदूषण था? 4 साल तक इस सरकार ने सिर्फ हिंदू आतंकवाद शब्द को स्थापित करने में लगाया था। ठीक है, पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि यह देश हिंदू आतंकवादियों का देश है। नई किस्में भी फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से हिंदुस्तान में आई। सरकार की उपलब्धि थी। डॉक्टर फौद हलीमी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हैं। डॉक्टर फौद, आप मानते हैं वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जैसे कि राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यानी वेल्थ क्रिएशन, गरीबों के पास आखिरकार ये पैसा पहुंचेगा, इस दिशा में काम कर रही है सरकार? देखिए, दो सरकारी नीति है जो ये 1 साल के दरमियान उसका मूल्यांकन अगर करते हैं तो मोदी साहब का जो नजरिया है वो हम लोग को स्पष्ट हो जाता है। पहले तो ये है कि कृषि के क्षेत्र में हमने देखा है कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी इश्तिहार, उनका जो घोषणा पत्र था, उन्होंने कहा कि वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो कॉस्ट है जो सरकारी तौर पर कैलकुलेट होता है उससे 50% से ज़्यादा रखेंगे, ये उनका वादा था। हकीकत में हमने देखा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया था, उन्होंने उससे कम प्रतिशत बढ़ाया है 2014-15 और 15-16 में। ठीक है, ये पहली बात है, क्योंकि कृषि से 65% हमारे हिंदुस्तान के लोग ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सर नहीं, हमारा जो दूरगामी नीति की बात कर रहे हैं, योजना है उसमें 5,500 नरेंद्र मोदी भी बार-बार ये कह रहे हैं कटौती आई है। सर मेरा सवाल सुनिए, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए ताकि चर्चा आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जमीन लेंगे तो किसान के बेटे को नौकरी मिलेगी, हम जमीन लेंगे तो अगर कंपनी लगेगी तो उससे भी फायदा होगा, यानी वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वो वेल्थ क्रिएशन होगा? देखिए, ये जो जमीन का जो मामला है, ये कृषि के पक्ष में अगर मोदी रहे, किसान के पक्ष में रहे, तभी तो इसका जो बेनिफिट है किसान का होगा। लेकिन कृषि जो नीति है, कृषि जो तमाम जो चीजें हैं, जैसे मनरेगा प्रोग्राम है, 2014-15 में जो वर्क जनरेशन है वो तकरीबन 7% है आगे साल के मुकाबले में। तो ये जहां हिंदुस्तान का 40% लोग और 65% लोग जिससे ताल्लुक रखते हैं, ये तमाम नीतियों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का जो ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो 1 साल जो मोदी सरकार की हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेसीकरण हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है। वो लोग कांग्रेस का जो नीति है, कांग्रेस की नीति को अपनाया है। हमें देखना है न्यूक्लियर प्लांट हो या जो कंचन जी, या नई सोच है, नई नीति है, नई दिशा देने की कोशिश है? देखिए, ऐसा है कि गए 1 साल से और आज के जो जितने अब तक भी टिप्पणियां हुई हैं, ये मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि 1 साल में भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि जो एस्टैब्लिशमेंट जो थी दिल्ली में, वो एस्टैब्लिशमेंट अब पावर में नहीं रही। और ये एक नई सरकार है जिसकी सोच नहीं है, अप्रोच नहीं है, और एक दूसरे किस्म की विजन लेकर आगे बढ़ना चाहती है। आपको वो विजन पसंद हो ना पसंद हो वो अलग बात है। दूसरी बात है, एक सरकार 1 साल के लिए नहीं चुनी जाती है, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। और ये समझें कि सरकार ने 1 साल बाद क्या किया, 6 महीने बाद क्या किया, इस किस्म के हिसाब से कोई फायदा नहीं है। लेकिन दिशा तो पता लगती है कि सरकार किधर जा रही है। दिशा, इस सरकार की जो दिशा है वो काफी क्लियर हो चुकी है। जितने भी रिफॉर्म मेजर सरकार ने अभी तक लिया है, वो इंश्योरेंस हो, कोल हो, माइनिंग हो, हाँ, उसमें इस सरकार की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो काफी क्लियर है। सरकार की जो सोशल पॉलिसी डायरेक्शन है वो भी काफी क्लियर है। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा, इसको सरकार डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीवरी होती है नहीं, लेकिन दिशा दिख रही है। लेकिन छोटी सी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो एक हमारे यहाँ पर एक सिस्टम बन गई है कि ब्लैंकेट जिसको कहते हैं रिजेक्शन, कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, कि कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, सीपीएम की हो, बीजेपी की हो, ये इस किस्म की जब ब्लैंकेट एक रिजेक्शन होती है तो इससे कोई जो लोग जो है वो ऑपोजिशन को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, नलिन आपसे मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, लेकिन किसानों के हित में आप काम नहीं कर रहे हैं। यही विपक्ष आप पर लगातार आरोप लगा रहा है, उस पर आपकी सरकार लगातार घिर रही है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। और महंगाई और रोजगार,
इस दिशा में आप कह रहे हैं अभी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, असर बाद में दिखेगा, एक साल में मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, चर्चित है। नहीं, ऐसा आपका सवाल दोनों तरफ से मैं स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि पहली बात है कि सरकार जवाब, मोदी जी ने पहले ही दिन कहा था कि हम अपना चिट्ठा लेके, रिपोर्ट कार्ड को लेके जनता के बीच जाएंगे। हम थोड़ी ना अखिलेश जी या उनकी पार्टी या और विपक्षी दलों से बोलेंगे सर्टिफिकेट दीजिए, जनता सर्टिफिकेट देती है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता जो है हमें हटा देगी सत्ता से। लेफ्ट की बात करें, विदेश में तो लेफ्ट की नीति और उसकी सोच खत्म हो गई, कोई देश तो ऐसा है नहीं। भारत में 2 राज्यों में वामपंथियों ने काम किया, पश्चिम बंगाल और केरला, और देश में सबसे खराब अर्थव्यवस्था, डेफिसिट सबका ज्यादा जिसका है, फिस्कल डेफिसिट, ये 2 राज्य है। ठीक है, वो है तो सर। वो पूरे देश मगर मेरा सवाल तो आपकी सरकार के दौरान महंगाई और रोजगार को आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी के अब डीएनए में है। मेरा मैं सवाल जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। रोजगार कहां से आएंगे? नौकरियां आएंगी, मैं बता रहा हूं, नौकरियां आएंगी जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे। यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे, नीतियों पे निर्णय नहीं लेंगे, यदि आप आगे दिशा नहीं तय करेंगे, तो फिर कहां से नौकरी आएंगी? हवा में तो नहीं आएंगी। उसका पहले आप ग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद मेक इन इंडिया आता है, मेक इन इंडिया के आधार पर नौकरियां बनेंगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है। नीति आपने अपनाया है, क्या रिलीफ पैकेज मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, बीच में अगर आपको सवाल पूछना है, मैंने तो आपको हलीम भाई डिस्टर्ब नहीं किया। हलीम भाई, मैं समझ सकता हूं कि आप पीड़ित हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने दिशा तय कर दी है। परफॉर्मेंस, आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सत्य और तथ्य रखें। हलीम साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी, विजय, लेकिन ये कह रहे हैं नलिन कि हमने दिशा तय कर दी है और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं तभी रोजगार भी बनेगा, तो रोजगार बनेगा। नहीं, मुझे लगता है कि अब जो सरकार ने जो ये फैसले किए हैं, इन पर अमल करने, इन पे अगर अमल होता है तो उसके नतीजे अगले साल तक आएंगे, उसका अगला साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक जो सरकार कह रहा है कि अभी जो हलीम साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार का कांग्रेसीकरण हुआ है, मैं इस बात को इस रूप में मानता हूं कि कांग्रेस के समय के कुछ बिल जिनका उस समय बीजेपी विरोध करती रही, अब उन बिलों को बीजेपी ने पास कराया, क्योंकि उसने अच्छाई देखी। चाहे वो इंश्योरेंस का बिल हो, चाहे जीएसटी में सर्वसम्मति लाने की कोशिश हो, चाहे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हो। पिछली बार एलबीए, पिछली सरकार खुद कर रही है, ये भी बता दीजिए। हाँ, ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है जी, इस पे मैं सवाल लूंगी अखिलेश जी से। जी, पिछली बार चूंकि 3000 करोड़ का मुआवजा ममता बनर्जी को चाहिए था, पिछली सरकार वो नहीं दे रही थी, इसलिए एलबीए उस रूप में पास नहीं हो पाया जिस ढंग से ममता उसका विरोध करती रही। इस बार इसने ये अड़ंगा यहां से हटाया गया, लेकिन अब जो वादे हो रहे हैं उन वादों पर अमल असली अग्नि परीक्षा होगी। ठीक है, उस पर अमल असल अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी, अभी जो नलिन कह रहे हैं वो बहुत अहम बात है, क्या कांग्रेस पार्टी रोड़ा अटका रही है जो अच्छे काम है उनके रास्ते में भी? मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं, बहुत सी बातें हुई हैं। देखिए, दिशा तो ऐसी इन्होंने संक्षेप में लीजिएगा सर। हिंदुस्तान की दशा बिगड़ गई जी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय अडवाणी जी कह रहे हैं, ये माननीय सोरी जी कह रहे हैं, ये माननीय जेठमलानी जी कह रहे हैं, ये माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं, और जसवंत सिन्हा जी भी कह रहे हैं। लेकिन वो सब आपको मानने हो गए सर, वो सब आपको भी अब मानने हो गए, लेकिन उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आज मेजॉरिटी, एक एक करके थोड़ा हमें समझ दें। जी, बोलिए सर। हम सबको मान नहीं करते, हमारा किसी ने खेत नहीं जोता, हमारे लिए हर कोई सम्मानित है। सोनिया जी से उठ के कुछ भाजपा नेताओं का नाम ले रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। अभी कहा है, अभी बता, ये सरकार जो है, ये जो सरकार है, ये निश्चित रूप से बहुमत की सरकार है। ये पीड़ा किसी को हो रही है क्या? ये निश्चित रूप से बहुमत की सरकार है, लेकिन ये लोग पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, लोकप्रिय सरकार अब नहीं रही। एक साल में इसने जो अपना ग्राफ गिराया है। तीसरी बात, अभी सिन्हा जी ने कहा कि हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, एकदम सही कहा इन्होंने। बस थोड़ा सा फर्क ये है, सरकार ये वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रही है। पहले लोग बोलते थे कि औद्योगिक घरानों के लिए वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, लेकिन अब तो दिख रहा सिर्फ एक आध औद्योगिक घरानों का वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। आप सूची उठा के देख लें, हर प्रधानमंत्री के दौरे में उन्हीं का एक न्यूज साइन होता है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये छवि बन रही है सरकार की? क्योंकि ये आरोप बार-बार लग रहा है प्रयास हो रहा है। कॉर्पोरेट
PR वर्क प्रधानमंत्री नहीं, किसी कारपोरेट के PR वर्क के तरफ से ये छवि बनती जा रही है। और चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण सुमेरा, ये अपनी देश की कीमत पे, देश के सम्मान की कीमत पे ये अपनी इज्जत बढ़ाते हैं। दुनिया में जा करके हिंदुस्तान की, ठीक है सर, आपने अपनी बात पूरी की ना, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी की। जितने दिन मोदी जी, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद है। राकेश सिन्हा जी, आपने सुना अखिलेश जी का ये कहना कि वेल्थ क्रिएशन किसी एक वर्ग के लिए हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की छवि बन रही है? ये आरोप क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार लगते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेहरूवादी राजनीति और विचारधारा की एक खूबी थी, इसने सोशल कंजर्वेटिज्म को खत्म किया। जहां जहां भी सामाजिक रूप से हम कंजर्वेटिव थे उस पर आघात किया, लेकिन उसकी एक दूसरी नकारात्मक बिंदु था, इसने इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म को बढ़ाया। 15 लोकसभा समाप्त हो चुका है, 16वीं लोकसभा में है, देश में गरीबी तो है, सभी पार्टियों की सरकार आई और गई। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की एक दिशा है, वह है इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म को खत्म करना। जब तक वो खत्म नहीं होगा, आप औद्योगिकरण के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। एक, लेकिन इसके साथ मैं एक नोट ऑफ कॉशन देना चाहता हूं कि छवि का बहुत महत्व होता है, और ये रैलियों के द्वारा, नारों के द्वारा, सभाओं के द्वारा छवियां बनती बिगड़ती नहीं है। सरकार को वैचारिक रूप से अपने परिवर्तन की दिशा को जनता तक ले जाना पड़ेगा। यह बौद्धिक असफलता सरकार की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी छवि प्रो रिच नहीं बननी चाहिए। सरकार गरीबों के लिए काम करे। सोशल सेक्टर में यह सरकार ने 1 साल में जितना काम किया वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सरकार की यदि छवि प्रो रिच बन रही है, आरोप लग रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए विचारणीय कुछ कहना चाहते हैं। जी कंचन। सुमेरा, मैं बस मैं आती हूँ आपके पास। जी कंचन जी, मैं एक छोटी सी इसमें जस्ट टिप्पणी करूंगा। ये जो वेल्थ क्रिएशन जो है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एक अप्रोच रही है कि वेल्थ क्रिएशन गलत है, वेल्थ जनरेशन गलत है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सही है। वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन ऊपर से लेके हर सेगमेंट का जो सिटीजनरी है सबका होना चाहिए, और ये होता भी है। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल पोस्चरिंग है, उस पर रोक लगाइए। हाँ, सब तक पहुंचना चाहिए ना। फवाद हलीम साहब, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की नीतियां सरकार बना रही है, काम कर रही है, जो आखिर में लोगों तक पहुंचेगा, जिसका फायदा? नहीं, ये तो स्पष्ट है कि ये जो सोच भारतीय जनता पार्टी के सामने उभर रही है, ये सोच किस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जहन में आई, क्योंकि उन्होंने जब चुनावी घोषणा पत्र बनाई थी तो उस घोषणा पत्र में तमाम मुद्दों को जो रखे थे, जिसके बुनियाद पर वोट बटोरे थे, उनका उन्होंने अर्थी उठार दी। आज के दिन 1 साल पहले हर एक मुद्दों को उन्होंने पलट दिया। तो ये जो सोच है, ये सोच कब उभरा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र में तमाम बातों को जो उन्होंने सामने लाया है, आवाम के दरवाजे में खड़ा होकर के उसका वो लोग हवाला नहीं दे रहे हैं। अभी नए तरीके से सोच ये पिछले 1 साल में आए हैं, और ये बात स्पष्ट है। चर्चा का समय खत्म हो रहा है। नलिन, मैं आपको आखिरी वाक्य बोलने का मौका दूंगी इस पर जो फवाद साहब कह रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर का मामला हो या ये मामला हो। नलिन, एक वाक्य में। जी, मैं एक मामला में जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये आरोप जो लग रहे हैं कि हम प्रो कॉर्पोरेट हैं, ये निराधार है, क्योंकि इसमें, अरे हलीम साहब सुन लीजिए, हलीम साहब सुन लीजिए, सुन ली आपकी बात हमने। ठीक है हलीम साहब, आपने भी आप जो सोच उभरने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की सोच दफनाई गई है। सर पार्टी की सोच दफना दी गई है, जब आप बाकी सोच के उभरने की बात कर रहे हैं। रोकना पड़ेगा। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।